नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो हरियाणा का चुनाव है और जम्मू कश्मीर का चुनाव। और इन दोनों चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और आज प्रियंका गांधी भी जम्मू में चुनाव प्रचार के लिए उतर गई। बिलावर में उनकी सभा थी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर सभा हो चुकी थी और वो आज हिसार में भी थे, हरियाणा में। तो हिसार में प्रधानमंत्री मोदी में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा था। सोनीपत के मुकाबले बुझे बुझे थे, वो तेज नहीं था, वो प्रताप नहीं था। वो जो मोदीपन जो उनमें होता है वो मोदीपन भी नहीं था। लेकिन जम्मू में जब वो आए तो वो बहुत सारी चीजें उनमें दिखाई दी कि मोदी पाताल से भी ढूंढ लाएगा, पाकिस्तान के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। तो वो अपने अंदाज में मोदीपन पे पूरी तरह से दिखाई दी। लेकिन जब प्रियंका गांधी का भाषण बिलावर में हुआ, उस भाषण में उन्होंने मोदी का जिक्र भी किया और मोदी जिस तरह का भाषण करते हैं उसकी बात करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें खोल के रखी। अपना जो कनेक्ट जम्मू कश्मीर से, इंदिरा गांधी से लेकर खुद तक, वो भी बहुत सलीके से रखा और लोगों के बीच उन इश्यूज को रखा जो इश्यूज पर बात होनी चाहिए। दरअसल मैं अगर कहूं कि राहुल गांधी ने हरियाणा में जो काम किया है वो काम दरअसल ये है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नैरेटिव्स को लोकल से कनेक्ट कर देने कि लोकल उसमें रख देना। और प्रियंका गांधी ने जो किया है उनको लोगों के दिलों तक पहुंचा देना। जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उनको दिलों तक पहुंचा देना और उससे कनेक्ट पैदा करना। और साथ में उन्होंने मोदी पर बहुत धारदार हमला किया। तो इसी सब पर बात करेंगे कि अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, हिसार में मोदी जी का हरियाणा में क्या इम्पैक्ट डालेंगे, वो जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। और जम्मू में खास बात यह है कि अब जो आखिरी चरण बचा है उसमें 24 सीटें जम्मू की हैं और वो 24 सीटें उस इलाके से आती हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इन जिलों से। ये जिले हिंदू बहुल हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने गढ़ इनको माना जाता है। और यहीं पर सारा कुछ इन्हीं 24 सीटों पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में वहां पर कैसी सरकार बनने वाली है और उस सरकार में क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका होगी या नहीं होगी। तो इसी सब पर बात करेंगे प्रेम कुमार जी के साथ। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। तो प्रेम कुमार जी, पहली टिप्पणी आपकी प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में उतरने पर। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। राजेंद्र जी, बहुत इंतजार था कि प्रियंका गांधी दिखें चुनाव में और जम्मू में दिखी। पहली सभा तो मौसम की बलि चढ़ गई। लोग इंतजार कर रहे थे और लंबा इंतजार करना पड़ा और प्रियंका गांधी वहां पहुंच करके माफी मांगते हुए सभा शुरू भी करती। भीड़ काफी थी और उससे पहले हमने नरेंद्र मोदी जी के दोनों भाषण देख भी लिए थे, सुन भी लिए थे, दूर से जैसे आजकल देखा जाता है। हमने हिसार वाला भी देख लिया और उनका जम्मू का भी देख लिया। तो जम्मू में नरेंद्र मोदी जी के भाषण में थोड़ा आपने सही कहा कि एक ओज दिख रहा था, लेकिन उस पर मेरी टिप्पणी ये है कि ये ओज ना बड़े लंबे समय से उस विषय पर जो वो बोलते रहे हैं उन्हीं शब्दों को दोहराने वाली बात थी। हाँ, जो शब्द, हाँ बिल्कुल वही शब्द थे, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना था, वही शब्द बोल देना था जो ओजपूर्ण होते हैं और बोलते समय ओज पैदा होता है। तो वो मुझे लगता है इस वजह से ये ओज दिखा, जो कि हिसार आते आते गायब हो गया। पता नहीं हिसार, ये फर्क मैं देख रहा हूँ। और आज की रात वो रात है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आज से 8 साल पहले। तो इसका भी नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया। और लेकिन अभी आपका प्रश्न प्रियंका गांधी से है, तो दोनों बातें जुड़ती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भाषण दे करके गए और प्रियंका गांधी आई। उन्होंने जिक्र भी किया कि मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना। तो आप समझिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जवाब भी दिया।
जी, तो वो इसका जिक्र भी करती है। तो जी। नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने, कि देखिए 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 मिनट केवल गांधी परिवार के बारे में शिकायत बोलते हैं, आलोचना करते हैं। जी। अगर मैं भी ऐसा ही करूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या कि मैं एक व्यक्ति के बारे में 20 मिनट बोलता रहूं? लेकिन मोदी जी ऐसा ही करते हैं। तो एक तरह से ये कहते हुए उन्होंने आलोचना रखी कि जी। आज तक गांधी परिवार के खिलाफ कुछ किया नहीं, ये केवल बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की काम करने की शैली को बताया, अमित शाह का भी जिक्र किया, कहा कि हाँ। ये लोग कहते हैं कि हमको जिताओ तो हम राज्य का दर्जा दे राज्य को दर्जा देंगे। देंगे। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है प्रियंका गांधी ने। चोर और डकैत का उदाहरण उन्होंने हाँ। दिया कि मान लीजिए आपके घर से कोई चोरी कर ले। आप बोलना चाहे, आप बोलिए इस बात को थोड़ा नहीं अच्छे नहीं से नहीं, आप बोलिए। बताइए, आप बताइए। तो कोई किसी के घर से चोरी कर ले और बाद में कहे कि तुम पैसा दो तो हम चोरी की चीज तुमको वापस कर देंगे, ये वही बात है। अगर आपने छीना है हमसे राज्य का दर्जा, आपने छीना है, तो देने के बदले आप हमसे वोट लेंगे, तब आप उसको देंगे। ये उस चोर से उन्होंने तुलना की। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अमित शाह को उन्होंने चोर कह दिया, भी कहा जा सकता है राजनीतिक रूप से, कि वो लोग चोर सामान की चोरी करते हैं और इन्होंने राज्य को की चोरी कर ली, राज्य के दर्जे की चोरी कर ली और वोट के बदले बोलते हैं वापस कर देंगे। इसको उन्होंने कहा। और इसके बाद वो कहते हैं कि देखिए दिल्ली में बैठ करके ये लोग अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं, सारी पॉलिसीज बनाते हैं और इनकी पॉलिसी ऐसी होती है कि सब कुछ अंबानी अडानी को दे दो, यानी उद्योगपतियों को दे दो, और उसके आम जनता का क्या हो इसका कोई वो नहीं रखते। खास करके छोटे कारोबारियों का कोई दुख दर्द का ख्याल नहीं रखते। ठीक उसी पैटर्न पर जम्मू में एलजी अपने आप को राजा समझते हैं और वो ही काम कर रहे हैं। अपने लोगों को, बाहर के लोगों को नातेदार रिश्तेदार कहने का उनका आशय था कि अपने लोगों को बुला करके ठेका देते। एक आंकड़ा भी उन्होंने रखा था, मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि 200 लोगों को, कितने में 200 लोगों को बाहरी है जिनको उन्होंने काम दिया। उन्होंने पूछा उपस्थित समूह से कि देखिए ये चीज जो हम बोल रहे हैं इसको तो आप लोग फील करते होंगे कि बाहर के लोग आके काम कर ले जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ये बात की उन कुछ वायदे जो घोषणा पत्र में है उसको भी उन्होंने दोहराया। लेकिन नरेंद्र मोदी के बयानों को और खास करके जिस तरीके से वो हमला करते हैं उनको उन्होंने बहुत आसानी से बोलचाल की भाषा में खारिज कर दिया, इस्टेब्लिश किया कि इस जम्मू कश्मीर के लोगों का इन्होंने कुछ भला नहीं किया है, इनको सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है और इसलिए जनता को नरेंद्र मोदी की पार्टी को जवाब देना चाहिए। मोटे तौर पर यही भाषण हमें प्रियंका गांधी का दिखा। इसको हम अगर ज्यादा बोलेंगे तो और भी बोल सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से आरोप का किस किस तरह से किया, लेकिन सार भी यही है। जी हाँ, ये तो था। इसके अलावा उन्होंने एक कनेक्ट जो पैदा किया, जो कश्मीर की बात, उन्होंने इंदिरा गांधी से चीजों को जोड़ा कि हमारा कनेक्ट क्या है इस राज्य से। हालांकि मैं उसमें थोड़ा मेरा मानना अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जोड़ा कि दादी मेरी पहली बार हमें लेके गई थी जब खीर भवानी हम गए, और एक आश्रम था उनके गुरुजी का श्रीनगर, तो वहां गए और 4 दिन के बाद उनकी हत्या हो गई। तो ये भी कहा कि भाई ये धरती उनको बुला रही थी। तो ये एक, आप इसे कैसे देखते हैं जो उन्होंने ये सब बातें कही? इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उन्होंने, प्रियंका गांधी ने कहा कि आप बहनें तो हम जैसी ही दिखती हैं, जी, जैसे जी, मैं हूं वैसे ही आप भी दिखती हैं और आप सब मेरी बहन लगती हैं। हाँ। तो जब ये बात वो कहती हैं तो सीधे ध्यान चला जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीरी पंडित हुआ करते थे और उसी रिश्ते के कारण ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये जो हमारा अक्स है वो उसी वंश का अक्स है जो जिस कारण से हम आपकी बहन लगते हैं, आप हमारी बहन लगती हैं। ये चुनावी मौसम में एक तरह से बहुत भावनात्मक रूप से अपनी बात कहना इसको कहेंगे। और तुरंत
वो अपनी पुरानी याद जोड़ती कि जब मैं 12 साल की थी। हाँ, और राहुल जी 14 साल के थे। हाँ, जी 14 साल की, इसका हाँ। जिक्र करती। उस समय ये आपने बताया कि आए थे कश्मीर, और पंडित में मैं भूल गया वो अरे खीर भवानी मंदिर वो जाती थी, जब भी आती ये थी तो पीर उनको भवानी लेकर में, के भी गई। खीर खीर भवानी, खीर भवानी, अच्छा खीर भवानी है वो। जी और जी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दादी के गुरु जी थे जो श्रीनगर में उनका आश्रम था, उस आश्रम में भी हम लोग गए। तो दादी के ये गुरु जी के नाम से इन्होंने श्रीनगर से भी रिश्ता जोड़ा, और जम्मू बताया मोटे तौर पर कि हम ये कश्मीर जम्मू गए। से उन्होंने जो जोड़ा वो महाराजा हरि सिंह को लेकर के, ये मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह वाला जो नैरेटिव है वो कांग्रेस के खिलाफ जाता है। बस किस वजह से जाता है? क्योंकि जब विलय हुआ तो महाराजा हरि सिंह को वहां से एक तरह से देश निकाला दिया गया, और महाराजा हरि सिंह, ये शर्त थी उसमें कि महाराजा हरि सिंह लौट करके जम्मू कश्मीर नहीं आएंगे, वो वहां से हैदराबाद चले गए, कर्ण सिंह वहां पर रहे। और ये लोगों को दरअसल भारतीय जनता पार्टी याद दिलाती रही है कि इन लोगों ने महाराजा हरि सिंह के साथ क्या सलूक किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बताऊं इस उस पर। हालांकि बहुत पुराना उदाहरण है, 2002 का है। 2002 के चुनाव में मैं तो वहीं था उस समय, अमर उजाला में था। तो सांबा जो पूरा राजपूत बहुल इलाका है, सांबा और विजयपुर, तब सांबा जिला नहीं हुआ करता था। तो वहां पर रात को, देर रात 8-9 बजे के आसपास उमर अब्दुल्ला की एक सभा थी, और उमर अब्दुल्ला ने उस सभा में यही बात बोल दी कि जिस तरह हमारे दादा ने, मतलब शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह को लखनपुर से बाहर किया था। लखनपुर पहला टाउन पड़ता है जम्मू कश्मीर का, जहां से हम जम्मू कश्मीर में इंटर करते हैं। उधर माधोपुर है पंजाब का टाउन, इधर लखनपुर, और वहां गेट बना हुआ बाकायदा। तो उन्होंने कहा जैसे लखनपुर से बाहर किया था, वैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर से बाहर ठेल देंगे। ये बात उन्होंने कही, और अगले दिन पूरी आग लग गई थी सांबा में। सवेरे 5 बजे से टायर चलने शुरू हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, और पूरा राजपूत समुदाय खड़ा हो गया। और मैं आपको बताऊं, एक पैंथर्स पार्टी का एक ऐसा लड़का चुनाव जीता था वहां से उसके बाद, जो थोड़े दिन पहले जिनके खिलाफ चुनाव जीता, उनसे 4th क्लास की नौकरी मांगने गया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। भीम तो सिंह की बात कर रहे हैं। टची हैं लोग इस मामले को लेकर के, लेकिन प्रियंका ने इस बात को जो बोला है, ये हमें लगता थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने गुर लिए हैं कि भाई बोल दो। तो इन्होंने देखिए धार्मिक टच भी दिया, स्थानीय टच भी दिया, कल्चरली भी एक दूसरे से को जोड़ा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के भाषण पर उसको निकाल करके भाषण के हिस्सों को उन्होंने जिक्र करके ये बताया कि देखिए मोदी ने रोजगार को खत्म कर दिया जी, छोटे कारोबार को खत्म कर दिया। और ये बात राहुल गांधी भी बोलते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी कहा। तो ये जो इसका जो दूसरा पहलू है कि प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में पहुंच करके नरेंद्र मोदी के नैरेटिव के समांतर उस काउंटर नैरेटिव देती हुई दिखती हैं, और बहुत विश्वसनीय तरीके से देती हुई दिखती हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा जम्मू में, उनका खासकर महिलाओं पर तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन एक बात और है कि ये अगर दौरे कुछ और होते या इससे पहले किए गए होते तो कांग्रेस को इसका लाभ मिलता। लेकिन एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जिस जगह पर उनका ये सभा थी, वो बिल्कुल कोने की जगह है जम्मू कश्मीर की, या कठुआ जिले का एक कोना है जो पंजाब और हिमाचल वाले हिस्से की तरफ जाता है। तो वहां से जो सज्जन खड़े हैं मनोहर लाल शर्मा, उनकी पहले से ही बहुत मजबूत स्थिति वहां पर है। जिन सीटों को मजबूत माना जाता है उनमें एक बिलावर है, और मनोहर लाल शर्मा दरअसल पहले गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे, चुनाव से थोड़ा ही पहले वो वापस आए। और दूसरी जो सीट है बसोहली चौधरी लाल सिंह की, उसमें भी चौधरी लाल सिंह मजबूत माने जाते हैं, जो उससे सटी हुई सीट है। अगर ये सभा कहीं सांबा में होती, या सांबा में भी एक सभा हो जाती, जम्मू में होती,
तो शायद उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता। मुझे जी ऐसा लगता है। जी जी। तो ये उनकी रणनीति को अब यहाँ से तो हम नहीं समझ सकते कि ऐसी क्या रणनीति। एक तो सभा ही कम है, तो ऐसे में हाँ सभा, जाहिर बात है कि वहाँ जितने की जहाँ चांसेस ज्यादा है वहाँ थोड़ी और मेहनत कर दी जाती है, ये भी एक जी। रणनीति होती है। तो उसके तहत ये है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो जोश दिख रहा था वहाँ जम्मू में, हाँ, वो तो और क्या सर्जिकल, वजह आपको लग रही है उसकी, की वजह क्या थी? एकदम से बहुत दिनों के बाद जोश में दिखे, वो फॉर्म में दिखे। देखिए, एक वजह तो शाम होते होते साफ हुई। जो प्रधानमंत्री के तौर पर उनको बहुत पहले पता चल गया होगा कि जो लेबनान में बेरूत में जो हुआ जी और जो घटना घटी, इजराइल ने हमला किया, हिजबुल्लाह के प्रमुख नजरुल्लाह को मार गिराया, तो जी उससे उससे एक नैरेटिव राष्ट्रीय मीडिया बना रही है कि घर में घुस के मारेंगे, यही आतंकियों को जवाब देने का तरीका है। इजराइल ने जो किया वही सही तरीका है। और नेतन्याहू ने जो दो दिखाए, एक तरफ में दैत्य और दूसरे मतलब क्या बोला, अभिशाप और वरदान देव वाला। और दानव, हाँ, देव देव और और दानव। अभिशाप और वरदान, एक्चुअली वो हाँ हाँ अंग्रेजी में हाँ। था, उन्होंने जो दिखाया उसमें जी वरदान वाले शीट पर सबसे पहले इंडिया का नाम लिखा। और तो इस तरीके से ये दिखाया कि ये मुद्दा बड़ा है, भारत इजराइल के साथ है, और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने उसका एक तरह से क्लू दे दिया कि आगे करना क्या है, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं पूरा इको सिस्टम जो है उनका ले लेता है कि मोदी जी क्या हाँ चाहते हैं। तो मोदी जी क्या चाहते हैं उन्होंने बता दिया, घर में घुस के जी मारेंगे। और जी ये नया भारत है, ये सारी पुरानी बातें लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सार्थक हो गई ना, चूंकि घटना विदेश में घटी है और सर्जिकल स्ट्राइक के 8 साल होने वाले हैं, तो एकदम उसको बोलने का बनता था और नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला। मीडिया उसको उसके ढंग से घुमा रही है। तो जी। इसका भी जो इसका, हालांकि प्रियंका गांधी ने इस पर तो जवाब कुछ नहीं दिया, चुप ही नहीं, रही। एक घटना और हुई प्रेम जी, जो बेंगलोर में हुई है। बिल्कुल। जो वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी एक बड़ा मामला है। हालांकि उसमें ये चीजें भी निकल के आ रही हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, तो हो सकता है उतना बड़ा वो इशू ना बने, क्योंकि डीके शिव कुमार का भी नाम उस पूरे उसमें आ रहा है कि वो जी भी देखिए, पार्टी के लिए पैसा लेने की बात। इस मामले में ऐसा है कि जब जी से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, तो हम्म, बीजेपी ने इसको इसी रूप में बताया कि सब लोग ऐसा करते हैं। जी क्या विपक्ष ने चंदा नहीं लिए? उन्होंने इसको चंदा लेने के मामले में ही बदला है, लेकिन जी। ये मामला एक्सटॉर्शन का है। हाँ, भाई एक्सटॉर्शन का विपक्ष, है। डीके शिव कुमार के पास में सीबीआई और ईडी तो नहीं है ना, हाँ किसी भी अपोजिशन के पास में सीबीआई ईडी नहीं है। और जो हाँ एफआईआर दर्ज हुई है, चूंकि 3 बजे एफआईआर दर्ज हुई है, तब तक प्रियंका का भाषण हो चुका था, उस समय उनको पता भी जी नहीं होगा, इसलिए इशू नहीं बना उस समय तक। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है उस कोर्ट के आदेश पर हुई है, जो कोर्ट स्पेशली जनप्रतिनिधियों के ही मामले को सुनता है। जी। तो ये और भी बड़ा मामला है, इसमें हाँ। वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर है और ईडी के खिलाफ एफआईआर और है। जेपी नड्डा का भी नाम शायद आ रहा है उसमें। हाँ, इसको इस रूप में है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें कि जी आरोपी नंबर 1 निर्मला सीतारमन, नंबर 2 ईडी, और 3 और 4 आरोपी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के स्थानीय कर्नाटक के अध्यक्ष विजयेंद्र। तो हाँ, ये 4 है। तो हुआ कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूरा उससे पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष। पहले वाले कतील, उनका भी नाम है। हाँ हाँ तो ये जो पहले और दूसरे नंबर के आरोपी हैं, इन दोनों ने एक्सटोर्शन किया कारोबारियों से, ताकि तीसरे और चौथे को फायदा पहुंचाया जा सके। ये पूरा जी केस ऐसे ही है। तो पहला जी। और दूसरा नंबर ईडी और वित्त मंत्री है। इन्होंने हाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे वसूले, और इसके लिए वित्त मंत्री ने ईडी का इस्तेमाल किया, या दोनों ने किया, चूंकि 1 और 2 ने मिल करके किया, ऐसा शिकायत में कहा गया है। तो ये पूरा मामला इतना बड़ा मामला है कि वित्त मंत्री को अब एक पल भी पद पर रहने का हक नहीं होता है।
देश की अर्थव्यवस्था जिसके हाथ में है, वो अगर कारोबारियों से वसूली कर रही है और ईडी का इस्तेमाल कर रही, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को देखती है, विदेशी ताकत और माफियाओं को देखती है, उस एजेंसी पर इतना बड़ा इल्जाम है। इस एजेंसी को तुरंत अब भंग कर देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसी एजेंसी का, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई, क्योंकि कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का किया। हम और आप और किसी एनजीओ ने एफआईआर दर्ज नहीं कराया, वो तो पुलिस ने मना कर ही दिया था। पुलिस ने मार्च नहीं मना कर दिया था। तो ये इतना बड़ा मामला है कि प्रधानमंत्री को या तो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये करप्शन है, और चूंकि दूसरी पार्टियां भी करती हैं इसलिए हम भी करते हैं, ये बाई प्रैक्टिस है। जैसे बंगारू लक्ष्मण के समय में बोला करती थी बीजेपी, मान लीजिए आप कहिए आकर के कि हम करते हैं, वित्त मंत्री का इस्तेमाल करते हैं, तब ये समझ में आएगा कि हम कैसे लोकतंत्र में आ गए हैं। आप बोलें या तो चुप रहें, तब भी बोल, उसका मतलब यही है कि आप यही बोल रहे हैं। जी अब इसका क्या इन चुनावों पे कोई असर आपको दिखाई दे रहा है हरियाणा में खास तौर पर? क्या कांग्रेस इसको खड़ा करेगी? देखिए, इस मामले को जनता कितने पकड़ती है, कैसे पकड़ती है, ये डिपेंड करता है कि राहुल गांधी जैसे नेता इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आपने सही कहा कि बहुत अपोजिशन की भी पार्टियां इसमें शामिल होंगी, लेकिन हाँ वो ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रही होंगी, राज्य की ताकत का इस्तेमाल कर रही होंगी। तो उन्होंने भी चंदा लिया है, लेकिन चंदा के बदले धंधा दिया है कि नहीं, ये प्रश्न है। क्या औकात जिसकी नहीं है वो भी अपनी औकात से ज्यादा चंदा दे रहा है? चंदा दे रहा है और मामले खत्म हो रहे हैं। सीबीआई ईडी जा रही है और चंदा दे रहा है, तो वो चंदा नहीं रह जाता है, वो एक्सटॉर्शन हो जाता है। तो इस बात में चूंकि हम तो उदाहरण ऐसे देते हैं, जो चोर डकैत होता है वो लूटा हुआ जो माल होता है उसको अपने आसपास भी लोगों को चखा देता है, ताकि वो फिर आवाज उठाने लायक न रह जाए। तो इस तरीके से चीजों को देखा जाए कि अपोजिशन के कुछ एक नेता इसमें फंसेंगे, इसलिए आवाज नहीं उठनी चाहिए, तो फिर ये और भी बड़ा मामला हो जाता है। ये आज वक्त की जरूरत है, जनता को आवाज उठाने की जरूरत है कि इस देश का वित्त मंत्री कैसे एक्सटॉर्शन कर सकता है, ईडी कैसे एक्सटॉर्शन कर सकता है। छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। आपने चुनावी इंपैक्ट की बात की, अभी हम देखेंगे, देखना पड़ेगा कि एक दो दिन में कितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस इसे बनाती है, या कि कांग्रेस भी वैसे ही लोगों के दबाव में आ जाती है और इसमें साइलेंट हो जाती है। ये देखना पड़ेगा, सबकी नजर रहेगी इस पर, राहुल गांधी पर भी नजर रहेगी। ऐसे ही समय पर नेताओं को परखा जाता है। जी राहुल गांधी ने दरअसल आज एक बड़ी मार्के की बात कही है। इनका सीताराम येचुरी की श्रद्धांजलि सभा थी दिल्ली में। जी जी तो उसमें बोल रहे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने उसमें एक बात ये कही कि राजनीति में जो लोग आते हैं, राजनीति इतनी निर्मम जगह है, और अंदर का जो उन्होंने बताया कि उसमें अधिकतर लोगों का वर्स्ट जो होता है, उनकी जो बुरी चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा सामने आ जाती हैं, अच्छी चीजें सामने नहीं आ पाती। जी तो और उन्होंने येचुरी के बारे में कहा कि वो ऐसे नेता थे जो जिनकी अच्छी चीजें बाहर आई। खैर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्स्ट जब पावर में लोग आते हैं और पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उनका जो वर्स्ट पक्ष होता है वो सब ज्यादा निखर के सामने आता है। ये चीजें आजकल राजनीति में बहुत ज्यादा दिखाई भी दे रही हैं। आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा दिखाई। खैर, हम लोग वापस अपनी बात पर आते हैं कि जम्मू में अब आपको प्रियंका गांधी की इस सभा के बाद, दरअसल इस तरह की खबरें भी आ रही थी, हो सकता है कि वो बीजेपी का नैरेटिव हो, क्योंकि बीजेपी इस तरह के फाल्स नैरेटिव क्रिएट करने में बहुत उस्ताद है, लेकिन ये चीजें आ रही थी कि जम्मू में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। और जो राहुल गांधी की पिछले दिनों में बैंक्वेट हॉल में सभा हुई थी, उस बैंक्वेट हॉल में भी लोग उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। ये खबरें वहां के पत्रकारों की हैं, और उनका ये कहना था कि राहुल गांधी आयोजकों से, खासतौर पर रमन भल्ला और एक दो लोग और, साहनी वगैरह, जिन लोगों ने इसका आयोजन किया था, उनसे इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका की इस सभा के बाद कुछ चीजें कांग्रेस के लिए अच्छी हो जाएंगी वहां पर?
क्योंकि सभा में लोग भी बहुत थे, मतलब सभा से जी, सभा से कोई नुकसान होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता हाँ, है। वो तो नहीं है जी। हाँ, जो होना है तो फायदा ही होता है। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी हरियाणा में आए बगैर एक यूट्यूब का वीडियो डाल करके पूरे फिजा को बदल देते हैं, और सिर्फ एक दिन की सभा में पूरा हरियाणा जो है वहां की सियासत बदल जाती है, और सचमुच बदल जाती है जी। तो ये इम्पैक्ट क्या जम्मू और आसपास के इलाकों में प्रियंका गांधी का पड़ा है, अभी तुरंत में तो हमें नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया इतना जरूर है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इन दिनों राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के शब्दों पर कान लगे हुए होते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, एकदम सबका ध्यान रहता है। तो जब वो भाषण में तो उन्होंने मोदी जी और अमित शाह को पूरी तरह से एक्सपोज किया, जी पूरी तरह से एक्सपोज किया है कि वो लोग कहते क्या हैं और जो करते हैं वो क्या है, और जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं। एक नाम बात छूट लेते हैं, हाँ, और फायदा दूसरों को देते हैं। एक बात जो छूट रही है, आतंकवाद पर जो उन्होंने कहा, आंकड़ों के साथ प्रियंका गांधी ने कहा, ये कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, और वो आंकड़े देकर बताती हैं, मेरे ख्याल से 260 जवान शहीद हुए और कितनी घटनाएं घटी मैं भूल रहा हूं, लेकिन आंकड़े देकर के उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में जवान मारे गए हैं, घटनाएं घटी हैं, आतंकवादी घटनाएं रुकी नहीं है, यानी ये इनका क्लेम फर्जी नहीं। दरअसल उसमें मैंने पूरा रिसर्च किया था एक बार, जब अमित शाह ने बोला था कि आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई या खत्म हो गई हैं, तो है क्या कि दरअसल वाजपेयी के समय से जब 2002 के चुनाव हुए थे उसके बाद से आतंकवादी घटनाएं लगातार कम होती गई थी, और मनमोहन सिंह उसके 2004 में आ गए, तो वो जारी रहा, जो गिरने का क्रम था वो जारी रहा, और 2014 आते आते 2013, 11, 12 इनमें तो बहुत ही कम हो गया, लेकिन 2015 से ये ट्रेंड फिर अपवर्ड हो गया। संख्या भले कम रही, और संख्या भी कम नहीं रही। अगर 2009 से 2014 को कंपेयर करें 2015 से 2019 तक को, तो वो इंसिडेंट 2015 से 19 में बढ़ गई। बुरहान वानी से उसका संबंध है, आतंकी घटनाओं के बढ़ने से, जो भी आप पीरियड बता रहे हैं उस हिसाब से जी। तो उसके बाद बढ़ी हैं घटनाएं, और पिछले दिनों तो सब लोगों ने देखा है भाई, जम्मू में जो जहां बिल्कुल नहीं हो रही थी वहां हमें लगता है कि करीब 50 के आसपास लोग मारे गए होंगे कुल मिला के, आतंकवादी और सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस सब मिला करके जी। तो वो तो है, ये बात तो आप अब हरियाणा की बात कर ले थोड़ी देर। हाँ बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री आज हरियाणा आए, और हिसार में जो उन्होंने भाषण में सबसे बड़ा झूठ बोला, मैं उसको रखना चाहता हूँ, क्योंकि झूठ बहुत सलीके से लोग बोलते हैं, और मुझे वो शेर याद आ जाता है, वो लाइनें हैं ना कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो प्रधानमंत्री जी उसी तरह का मामला रहता है। आते ही उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट बस सरकार आने दीजिए और इसे कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। बाद में मैंने जब थोड़ा बहुत सर्च किया तो पता चला कि उसका 6 बार इनॉग्रेशन हो चुका है, 6 बार, और पिछली बार 20 जून के आसपास इन मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया था, 20 जून को ही किया था शायद, और उन्होंने कहा था बहुत जल्दी ही यहाँ कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। उससे पहले प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं उद्घाटन, उसका खट्टर कर चुके हैं, तो सारे लोग उसका उद्घाटन कर चुके हैं। ये कुछ पूर्णिया एयरपोर्ट से आगे की चीज हो गई। पूर्णिया में इन्होंने कहा एयरपोर्ट फ्लाइट शुरू हो गई, जबकि एयरपोर्ट बना ही नहीं। अमित शाह का बयान है जनसभा में पूर्णिया के एयरपोर्ट को लेकर के। और यहां भी उसी तरह की कुछ बात प्रधानमंत्री ने कि 6 बार अगर इनॉग्रेशन हो चुका है, उसकी बात फिर आप पूरी दमदारी के साथ कह रहे हैं। तो ये सब कैसे, आप क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री हिसार में आके उन्होंने कुछ जोड़ा, या बीजेपी के लिए मुश्किल ज्यादा हो गई? देखिए, हिसार में या इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो स्वाभाविक लय है वो खो चुके हैं, कॉन्फिडेंस उनका खत्म है, और वो क्या बोलना चाहते, पूरे चुनाव में उन्होंने कौन सी ऐसी नई बात कही है जिस पर कि जनता को लगे कि वो नई है और इस पर गौर करना चाहिए।
दलाल और दामाद, ये नारा वो लोग लगातार दे रहे हैं। और आपको दलाल और दामाद, अगर आपका पॉइंट सही भी है, तब भी आपको कितनी बार जनता इस पॉइंट पर जिताएगी, ये प्रश्न है। आपने किया क्या दलाल और दामाद के खिलाफ में, अगर वो गलत है तो ये नारा चलने वाला नहीं है, चलता दिख नहीं रहा है। फिर आप देखिए, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये हिसार में गुटबाजी का शिकार है, कह रहे हैं। बताइए, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो एक इमेजिनेशन अपने आप चला जाता था कि वो गुटबा कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो गुटबाजी आपके यहाँ तो इससे ज्यादा तो कहीं दिखी ही नहीं पूरे देश में, जितनी गुटबाजी बीजेपी में, हरियाणा में दिखी है। तो आप कांग्रेस पर बोल नहीं रहे हो, आप अपनी तरफ की गुटबाजी पर एक तरह से बोल रहे हैं, उसका ध्यान खींच रहे हैं। ये मुद्दा बैकफायर करने वाला मुद्दा है। तो वहां तो कांग्रेस ने समेट लिया अपनी गुटबाजी को। राहुल गांधी ने तो साथ कर दिखाया कुमारी शैलजा को, एक मंच पर हुड्डा के साथ खड़ा कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसको अपने मंच पर आने दे रहे हैं? किसी नेता को एक साथ इकट्ठा करने का कोई भाव भी देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो गुटबाजी पर तो यहाँ ये बात, बेरोजगारी और वो मुद्दा डंकी रूट, इस पर इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इस पर अगर नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे ही नहीं तो जनता क्या समझेगी? जनता तो साफ समझेगी आपके पास कोई जवाब नहीं। ये दिख रहा है। वो बृजभूषण शरण सिंह पर कभी मुंह ही नहीं खोले। वो किसान आंदोलन कर रहे लोगों से बात करने, मिलने जाने, उनसे उन्होंने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। तो इन सारे मुद्दों पर आप चुप रह करके केवल एक पुरानी शैली में दलाल और दामाद बोलते रहिए, कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बोलते रहिए, कांग्रेस ने देश को लूटा है, शाही परिवार है, ये सारी चीजें कही। तो शाही परिवार अब क्या कोई मानने वाला है? ये देश का ऐसा परिवार जिसने सबसे ज्यादा जाने कमाई देश के लिए। और गांधी ने तो पैदल चल करके वो शाही वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही चकनाचूर कर दिया। आपको बताना पड़ता है कि हम आरएसएस के जमाने में थे, तब हम पूरा देश का देशाटन कर चुके थे, या आपको अमेरिका में जाके कहना पड़ता है? आपको ये कहना पड़ता है कि अगर कांग्रेस जीत कर आ गई तो, अगर कांग्रेस जीत कर आ गई तो का मतलब क्या? आपने मान लिया कि कांग्रेस जीत कर आ रही है, वरना ये उदाहरण देने की क्या जरूरत है कि अगर कांग्रेस जीत कर आ गई तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें बैकफायर कर रही हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, या अमित शाह बार बार बोलते हैं आकर के, तो नरेंद्र मोदी जी की बात आप करें, अमित शाह बोलते हैं कि राहुल गांधी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और अब तक 4 सभाएं की, चारों सभा में उन्होंने यही बात बोली है। हाँ। जनता तो सोचेगी ना कि आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर देश में कोई लगा रहा है तो राहुल गांधी की सभा क्यों ना हो? देश का गृह मंत्री बैठ के क्या कर रहा है? राहुल गांधी की सभा में कोई नारा लगाए तो राहुल गांधी जिम्मेदार है, तो पकड़ लीजिए, कुछ तो एक्शन करते हुए दिखाइए कि जिसने नारा लगवाया इसलिए हम राहुल गांधी को पकड़ रहे हैं, जिसने नारा लगाया उसको हम किसी को पकड़ रहे हैं। आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं और अपनी ही नाकामी का डंका पीट रहे हैं कि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है यहाँ पर। तो वो भी बैकफायर कर रहा है, क्योंकि आप हर सभा में वही बात बोल रहे हैं और उसको राहुल गांधी बिल्कुल कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। जो बोलना बोलो, क्योंकि उस पर वो कॉग्निजेंस लेने का मतलब अमित शाह का एक नैरेटिव में जीत जाना होता है, और ये कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो ये बैकफायर करता है अमित शाह को। क्यों एक ही बात हर सभा में बार बार बोल रहे हो, आपने कर कुछ नहीं रहे हो, सत्ता में आप ही है, डबल इंजन आप ही की है। तो इस तरीके से सभा के बाद में हमें तो लगता है कल से खास करके अब राहुल गांधी तो कल से ऑनवर्ड रहने वाले हैं। 3 दिन का जो खबर है, 3 दिन लगातार, 4 दिन है सर, 4 दिन 3 तारीख तक, तो शायद 3 है ना, 3, 2, 1 और 30 तारीख से वो ऑनवर्ड 4 दिन रहेंगे। 4 दिन रहेंगे। तो 4 दिन में तो वो राहुल गांधी रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, लोगों से मिलेंगे। इस बीच वो बैठते थोड़े हैं, वो किसी ग्रुप से मिल रहे होते हैं, उसके वीडियो बना रहे होते हैं, उसका मैसेज दे रहे होंगे। अब ये बात जो
वो बताते हैं कर्नाटक वाला उदाहरण, जिसमें सीतारमण ने एक ये बेकरी चलाने वाले को बुला करके डांटा, क्योंकि उसने सवाल पूछ दिया था कि हम जीएसटी भरने में दिक्कत होती है, बन का अलग और उसमें अगर क्रीम डाल दे तो उसका अलग, और अगर एक साथ दोनों मिला दे तो उसका अलग, 3 तरह का जीएसटी भरना पड़ता है। तो उसके बाद उनको न सिर्फ माफी मंगवाई गई बल्कि उसका वीडियो बना करके पूरे देश में प्रसारित किया गया। अब इससे ज्यादा कारोबारियों का क्या अपमान हो सकता है? ये बात जब राहुल गांधी बोलते हैं तो केवल वो हरियाणा का चुनाव नहीं रहता है, बात तो कर्नाटक से है, लेकिन पूरे देश के कारोबारियों को वो बात लगती है कि देखिए ये ऐसी वित्त मंत्री, और ये व्यवहार, इस व्यवहार पर तो आज उसकी तस्दीक हो गई, मुहर लग गई, जबकि उनको उनके ऊपर एक्सटोर्शन का आरोप लगा। एक्सटोर्शन वाला ही तो बिहेवियर है, कारोबारी को उठा कर लाओ, माफी मंगवाओ, एक्सटोर्शन वाला ही बिहेवियर है ये, तो उस पर मुहर लगी है जी। तो अब ये खबरें भी हैं कि अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका गांधी भी हरियाणा में सक्रिय होने वाले हैं अगले 4 दिनों के लिए। ये जी इस 4 दिन में होने वाला ये है कि प्रियंका गांधी विनेश फोगाट के साथ में थोड़ी महिलाओं के बीच में घूमेंगी, पूरी महिलाओं को संबोधित करेंगी या रोड शो करेंगी। रोड शो के प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिल गई कि रोड शो ही होगा। ये लोग अब सभा से बचेंगे, कम करेंगे सभाएं, तो कुल मिला के राहुल गांधी को 4 करनी है, और मेरे ख्याल से 2 हो गई ना, कि 1 ही हुई है, तो 4 सभाएं वो करेंगे, 2 हुई है तो 2 और करेंगे, बाकी रोड शो ही होगा। और प्रियंका गांधी का बहुत कार्यक्रम क्लियर नहीं है, लेकिन रोड शो ही वो करेंगी, ये भी लगता है कि इसी ढंग से चलेगा। तो ये 4 दिन जो है ये लास्ट बोल सकते हैं स्लॉग ओवर्स वाला, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं, उसका ये 4 दिन है। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नहीं किया। अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, आपको योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे, इधर उधर जो जितने नेता है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, सब पहुंच रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, सब भाषण भी दे रहे हैं। भीड़ नहीं आ रही है, किन्हीं की सभा में भीड़ नहीं आ रही है। जब नरेंद्र मोदी आ रही है तो बाकी में कहां से? तो बीजेपी की हालत इसी से पता चलती है कि पतली है, और इस बार हरियाणा का चुनाव उनके हाथ से निकल गया है, ये तो कहने में कोई संकोच ही नहीं है। कांग्रेस जितना प्रयास करेगी उस लीड को, बढ़त को, वो उतनी दूर ले जाएगी, ये हमें दिखता है। और कांग्रेस को लगता है कि थोड़ा कंफर्टेबल मेजॉरिटी आनी चाहिए, नहीं तो ये फिर तोड़ के सरकार बना सकती है। चूंकि हरियाणा में जो जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, मुद्दे राष्ट्रीय हैं सारे, वो कोई लोकल इशू नहीं है उनमें, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान का मसला हो, चाहे वो अग्निवीर हो या बेरोजगारी हो, ये सारे मसले जो हैं वो राष्ट्रीय मसले हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हरियाणा में बम्पर जीत कांग्रेस की अगर हो जाती है, या इसे आप दूसरी तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार जाती है, तो इसका पूरे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्रधानमंत्री मोदी पर खास तौर पर? देखिए राजेंद्र जी, संगठनात्मक जो चीज होती है, अंदर से जो आवाज आती है, अपने लोग जब खुश या नाखुश होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग देश की भी का भी रिएक्शन होता है। पहले अपने अंदर होता है, तब देश में होता है। अपने अंदर इसलिए होता है क्योंकि देश में रिएक्शन होने वाला है, उसका आभास हो जाता है, बस दिखता है पहले। तो अभी जो आभास हो रहा है, आरएसएस जिस तरीके से दबाव बना रहा है कि अध्यक्ष हम तय करेंगे, और या प्रधानमंत्री और अध्यक्ष में एक पद तो हमारी मर्जी से होगा, और ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे लोग 75 साल को फॉलो करें और नरेंद्र मोदी नहीं करें। ये सारी बातें उठी हैं, तो ये एक भारी दबाव है। और ये दबाव 240 जो सीटें आई हैं, वो भी सब लोग जानते हैं कि सही ईमानदारी से नहीं आई है। तो उसके कारण आरएसएस का ये दबाव बढ़ गया है कि आपके पास अब वो बात नहीं रही। राहुल गांधी लीड ले चुके हैं, पॉपुलैरिटी में सब जगह आगे। आप एक बात देखिए तिवारी जी के, आज इतने सर्वे करने वाले लोग हैं, सब हमेशा सत्ता के पक्ष में सर्वे करते हैं। किसी के मन में ये ख्याल नहीं आता है कि आज पता करें कि देश में पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है। क्या वो सर्वे नहीं कर रहे होंगे? सब सर्वे कर रहे हैं, सबको नतीजा पता है, अब वो बता नहीं रहे हैं। तो
आज की बात समाप्त करें? बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमें दीजिए इजाजत। चलिए ठीक, नमस्कार।